गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिनके Q2 के रिजल्ट्स बहुत ही तगड़े आए थे। मैं बात कर रहा हूँ जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड की। ये एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर रिलेटेड काम करती है और पिछले कुछ समय से 2022 में जब लिस्टिंग होने के बाद 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। तो इस कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट्स थे उसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने इसके पहले भी इस कंपनी को एनालाइज किया है Q1 के नंबर्स के बाद भी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो ज़रूर होगा जिसके इसमें डिटेल में हमने बिजनेस एनालिसिस को स्टडी किया है कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके का काम ये करती है और किस तरीके से ये कंपनी स्केल भी कर रही है, उसको आप पूरी डिटेल में समझ पाओगे। इस वीडियो में हम Q2 के नंबर्स को एनालिसिस करेंगे, उनका रेवेन्यू गाइडेंस क्या था, उस गाइडेंस के हिसाब से काम किस तरीके से हो रहा है, ऑपरेशनल इफिशिएंसीज को किस तरीके से कैटर कर रहे हैं, मार्जिन्स के ऊपर क्या चीज़ें और प्रेशराइज चीज़ें चल रही है, किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाए, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। और सबसे बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर्स जीना सीखो में ये है कि इनके जो प्रमोटर है मिस्टर मनीष आचार्य, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉल में देखते ही बनता है और किस तरीके से वो अपनी कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। आई थिंक इट्स बिन फिनोमिनल द वर्क ही इज़ बिन डूइंग एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट ही इज़ गिविंग बिफोर एवरी क्वार्टर, एंड इट इज़ बिन एग्जीक्यूटिंग ऑन टाइम ऑन एक्सेलेंस। सो दैट इज़ बिकॉज ये स्टॉक 250-300 के लेवल से अभी 700-750 के लेवल तक बैठा हुआ है। हालांकि इसका हाई भी 850 की तरफ लगा था। इसका मेन रीज़न वही है क्योंकि कंपनी अपने जो फंडामेंटल्स चीज़ें हैं, अपना जो बिजनेस एनालिसिस है उसको अच्छी तरीके से निभाती है और अच्छा परफॉर्मेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल करती है। हालांकि आपने देखा होगा पिछले 14 महीनों से इंडियन मार्केट ने उतना कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं दिया है, लेकिन इंडियन मार्केट में इतनी भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी फंडामेंटल्स को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंसेस देती आ रही है। तो हमें इस कंसोलिडेशन के फेज़ में ऐसी सारी कंपनियों को एक्वायर करना पड़ेगा, ऐसी सारी कंपनियों को में अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी जो फंडामेंटल सही चीज़ें कर रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा वीक है, एफआई की पोजीशंस उतनी नहीं बन रही है, तो उस वजह से मार्केट थोड़ा सा ठंडा है, स्लो है, कंसोलिडेटेड है। लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच यू विल रिग्रेट योर सेल्फ for not picking the right companies, which is basically giving the good earnings momentum. At the end of the day, as an investor, we need companies which is growing like anything quarter after quarter, और इसमें जीना सीखो का नाम बहुत पहले आ जाएगा। तो देर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो, वी विल जस्ट एनालाइज दिस काइंड ऑफ कंपनीज विच इज़ जीना सीखो। तो जीना सीखो ये जो कंपनी है बेसिकली ये लाइफ केयर सर्विसेज में है, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर में है। इनके हॉस्पिटल्स है 59 कुछ इनके हॉस्पिटल्स है, 58 इनके डे केयर्स फैसिलिटीज़ है जो पूरी इंडिया में है, 23 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। तो बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जीना सीखो के हॉस्पिटल्स हैं जिसमें यहाँ पर ये पेशेंट लेते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। सिंपल एज दैट कि अगर आप में जॉइंट पेन है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आपके कोई किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आप एक बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हो। लेकिन ये जो मनीष आचार्य जी है, जो इनके प्रमोटर है, तो वो लोगों को अपनी आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो या किस तरीके से अपनी आयुर्वेदिक औषधों का उपचार लेने के बाद आपके जो पैरामीटर्स है आपके बॉडी के उसमें चेंजेस आएंगे और एक ड्यूरेशन के बाद आप भी क्योर भी हो पाएंगे। तो बेसिकली ये जो कंपनी है आयुर्वेदिक में ज़्यादा है। तो इनके बेसिकली 2 यूनिट्स हैं, एक तो सर्विस यूनिट है और दूसरा है प्रोडक्ट यूनिट जो प्रोडक्ट सेल्स करती है। मतलब अपनी जो मेडिसिन है वो अपने OTC सेंटर्स या टेलीमार्केटिंग या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने जो मेडिसिन है उसको बेचते हैं। मेडिसिन कौन से होते हैं, सिंपल की बात बताता हूँ मैं। फ्लेक्सी करके इनका एक मेडिसिन आता है, इनका पेट शुद्धि, यकृत पेट शुद्धि करके मेडिसिन आता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन अलग अलग हमारे प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। कोई स्किन केयर के लिए आता है, कोई पेट में खराबी हो उसके लिए आता है, कोई लिवर के लिए आता है। तो ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हर एक क्वार्टर के बेसिस के ऊपर। बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटी मोटी डब्बियाँ होती है। जैसे बाबा रामदेव जैसे करते थे कि आयुर्वेदिक अपने गोलियाँ चूरन बेचते थे, तो वैसा ही मान लो कि ये जो जीना सीखो है, इनका जो प्रोडक्ट डिवीज़न है जहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ई-कॉमर्स में
उन्होंने अपनी जो फार्मेसीज होती है, ये जो हॉस्पिटल में लगी होती है जीना सीखो की, तो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम करती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ये लॉन्च करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बीपी के ऊपर, लिवर के ऊपर, मधुमेह के ऊपर, मतलब जो शुगर है उसके ऊपर उन्होंने नई नई दवाएं लॉन्च की है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलता है क्योंकि यहाँ पर 85% ऑफ द ग्रॉस मार्जिन होता है। ये 85% ऑफ द ग्रॉस मार्जिन होने के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी को, नंबर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर 85% मार्जिन होने से यहाँ पर कैश उनके लिए, उनके हाथ में बहुत अच्छी तरीके से आता है। और जो भी पेशेंट अगर उनके लाइफ केयर फैसिलिटीज़ में आ जाएगा, जो उनके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, तो उसको जो दवा दी जाती है वो भी दवा बेचने से इनको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो मतलब क्रॉस फंक्शन कर सकते हो। अगर हॉस्पिटल में कोई बंदा आ रहा है तो उसको आप ये दवा बेच सकते हो। अगर आप दवा लेने के लिए सिर्फ कोई आदमी आ रहा है, मेरे पेट में खराबी है उसके लिए आ रहा है, तो आप होलिस्टिक अप्रोच भी वहाँ पर दे सकते हो और उसको बोल सकते हो कि माउथ मार्केटिंग की तरह आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि अगर मान लो कि आपका कोई बीपी का प्रॉब्लम है, तो इनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर एक 20-21 दिन वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। ये इनका 21 दिन का प्रोग्राम्स होता है। आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, आपको आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से आप ठीक हो जाए, आपको नेचुरल तरीके से चीज़ें बताई जाती है। तो 20-21 दिन आदमी उस हॉस्पिटल में रहता है और बहुत ट्रीट होके बाहर आता है। तो ये इनके हॉस्पिटल्स में होता है। अभी आपने देखा होगा कि ये एक हॉस्पिटल स्पेस है। तो हॉस्पिटल स्पेस में अगर मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, आपको बेड्स चाहिए। तो नंबर ऑफ बेड्स अगर जितने ज़्यादा आपके हॉस्पिटल में होंगे और उसका जो यूटिलाइजेशन ऑफ द बेड है, मतलब उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी लेवल जो है, अगर वो ज़्यादा रहेगी और नंबर ऑफ बेड्स आपके बढ़ते चले जाएंगे तो आपको रेवेन्यू मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ बेड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन द FMCG। मतलब मान लो कि अगर कोई मैं शैम्पू का बिजनेस कर रहा हूँ और जितना नंबर ऑफ शैम्पू में बेचूंगा उतना ज़्यादा मेरा रेवेन्यूज़ बढ़ेगा। अगर एक शैम्पू की कीमत 100 रुपीज़ है और एक पैकेट मेरा 100 को मिल रहा है और मैं 1000 पैकेट बेचता हूँ, तो जिस तरीके से वहाँ पर रेवेन्यू आता है उस तरीके से हॉस्पिटल स्पेस का अगर मैं रेवेन्यू कैलकुलेशन बताऊँ तो जितना नंबर ऑफ बेड्स किसी हॉस्पिटल में ज़्यादा रहेंगे और वो जो नंबर ऑफ बेड वो बढ़ा रहे हैं, उन सभी बेड्स के ऊपर अगर वहाँ पर पेशेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रेट। अगर ऑक्यूपेंसी रेट वहाँ पर ज़्यादा हो जाए, अभी तो 60-65% का ऑक्यूपेंसी रेट है, वो मनीष आचार्य जी चाहते हैं कि अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उसको 85% की तरफ लेके चला जाए यूटिलाइजेशन की तरफ। तो मतलब जो भी बेड्स हैं अभी इनके पास, ऑपरेशनल अगर बेड की बात करूँ तो 2200 बेड्स इनके पास अवेलेबल है। 400 बेड अभी अप्रूवल स्टेज में है, वो भी थोड़े समय के बाद इसमें ऐड हो जाएंगे। तो लगभग इनके पास 2600 कुल बेड है। इन्होंने ईयर के शुरुआत में गाइडेंस दिया था कि हम 3000 बेड की तरफ हम अपने कंपनी को लेके चले जाएंगे, 3000 ऑपरेशनल बेड्स, और उनका एक रेवेन्यू गाइडेंस है कि 720 करोड़ का रेवेन्यू वो इस साल के एंड तक करेंगे। अभी अगर मैं H1 की बात करूँ तो इस कंपनी ने 363 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो मतलब हाफ रेवेन्यू H1 तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया है एंड दे आर वेरी वेल विद इन द रेंज टू अचीव द रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 720 करोड़ विच दे हैव गिवन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो रेवेन्यू फ्रंट में ऊपर जो भी गाइडेंस दिया था उसके ऊपर ये खरे उतर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी हैविंग 3000 ऑपरेशनल बेड। अगर मैं H1 की बात करूँ तो उनके पास 2200 ऑपरेशनल बेड है और 400 तो उनका अप्रूवल स्टेज में है, तो वो भी उनके पास ऐड हो जाएंगे। तो लगभग दे आर ऑल्सो वर्ज टू अचीव देयर गाइडेंस ऑफ द 3000 बेड कैपेसिटी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई हम कंपनियों का एनालिसिस करते हैं और कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा स्टॉक नीचे की तरफ टैंक मारता है। उसका रीज़न वही होता है क्योंकि कभी कभी आपको रिजल्ट जो है प्राइमा फेसी नंबर बहुत सही लगेंगे, 30% की ग्रोथ है, 40% की ग्रोथ है, लेकिन अगर कंपनी ने पहले अगर गाइडेंस 60 का दिया है और फिर 30 की ग्रोथ करती है, देन स्टॉक विल टैंक डाउन बिकॉज कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया था उसके विपरीत रिजल्ट दिए हैं। हालांकि प्राइमा फेसी नंबर मे लुक गुड एज एन एक्चुअल एंड फैक्चुअल फर्म, बट अगर आप रेवेन्यू गाइडेंस अगर की बात करें पहले जो उन्होंने दिया था उसको अगर वो यूटिलाइज अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक विल टैंक डाउन बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कंप्लीट नहीं हुई है और जिसकी वजह से स्टॉक नीचे की तरफ आता है। तो कभी भी अगर कोई भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो फैक्चुअल नंबर्स के ऊपर मत जाना, उन्होंने पहले क्या गाइडेंस दिया था, पहले किस तरीके से कंपनी ने कुछ मुद्दे
करके आप हमारे सामने रखे थे, तो उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं अपने बहुत सारी वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप अपने कंपनियों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस के ऊपर एनालिसिस करना है कि फ्यूचर का गाइडेंस क्या दिया है, कौन कॉल पढ़ना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी कंपनियों को ट्रैक करोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन फ्यूचर। आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग द न्यू program, just wanted to give the idea about it, is like new equity research kind of handhold sessions, and about like I will launch one of the services which I will launch in maybe the next videos, and I will give the more update about it so that you will learn yourself कि किस तरीके से you know you can also grow, you can also study which are the factors which you should normally have to look into, and then how can you become independent for analyzing these kind of companies, and how you can become yourself one of the great investors. तो उसकी थोड़ी नॉमिनल फ़ी रहेगी, बट दैट विल बी वेरी नॉमिनल, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड शुरुआत में आई विल ऑल्सो शेयर माई पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट प्लेस एज वेल. सो जीना सीखो के तरफ वापस आते हैं. जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में जो भी गाइडेंस दिया था उसके ऊपर अच्छा काम कर रही है. अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ तो इस कंपनी ने जो रेवेन्यू गाइडेंस, सॉरी, अगर कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर आ जाओ तो 66% की ग्रोथ इस कंपनी ने Q2 में दी है. अगर मैं Q1 की बात करूँ तो वहाँ पर 74% का नंबर था, Q2 में 66% का नंबर है. अगर मैं EBITDA परसेंटेज ग्रोथ की बात करूँ Q2 और Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 और Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो EBITDA जो है वो 129% से बड़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 121% से बड़ा है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 31% तक चला गया है. उनका कहना था कि 20-25% का हम पैट मार्जिन करेंगे, लेकिन कंपनी ने किया है 31%, विच इज़ वेरी गुड थिंग. EBITDA मार्जिन अगर मैं बात करूँ Q2 FY25 में 35% का EBITDA मार्जिन था, अभी 48% पे था, और लास्ट Q1 में 45 का था. तो आप देखो 35 से 48 का EBITDA मार्जिन की ग्रोथ है. तो मार्जिन यहाँ पर एक्सपांड हो रहा है. वो क्यों एक्सपांड हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है. यहाँ पर जो उनको पैसा आता है दोनों चीज़ से आता है. जैसे मैंने कहा सर्विसेज से आता है. सर्विसेज में क्या होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर IPD पेशेंट्स होंगे, OPD पेशेंट्स होंगे, डे केयर फैसिलिटीज़ होंगी, तो यहाँ से इनको पैसा आता है. और जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो द राइट हैंड साइड जो सेल ऑफ प्रोडक्ट है, उनकी जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन है, वहाँ पर जो बेचते हैं वहाँ पर ग्रॉस मार्जिन अच्छा बन रहा है, वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तेज़ी से आ रही है. IPD में अगर मैं बात करूँ तो 57% की वॉल्यूम ग्रोथ है, OPD में 58% की वॉल्यूम ग्रोथ है. अगर मैं डे केयर फैसिलिटी में 121% की ग्रोथ है, और लगभग 217% की ग्रोथ तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप देखोगे कंपनी को बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिक्स चेंज मिल रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन भी बढ़ रहा है. दूसरी चीज़ हो रही है कि कंपनी बहुत सारे लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रही है. अगर आप किसी चीज़ की, मतलब बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि लाइक वी वुड लाइक टू हैव स्टेज विथ यू, एंड वी वुड लाइक टू हैव द फ्रेंचाइजी ऑफ जीना सीखो. तो उससे क्या होता है, जीना सीखो के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके पास, उनके पास रहेंगे उनके पेरोल्स पे ऊपर. मतलब जीना सीखो विल गिव द डॉक्टर, जीना सीखो विल गिव द ऑल द प्रोसीजर्स टू दिस फ्रेंचाइजी. और फ्रेंचाइजी डे टू डे का जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, जो हॉस्पिटल चलाने का खर्चा है, वो सारी चीज़ वो करेंगे, सारा पैसा, सारी इन्वेस्टमेंट वो करेंगे. लेकिन जीना सीखो विल गिव द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, विल गिव द ऑल द स्टाफ्स, द डॉक्टर्स, द प्रोसेस एंड एवरीथिंग दैट दे विल गिव, एंड दे विल रन द शो. इसकी वजह से क्या होता है कि जीना सीखो के पास कैश क्रंच नहीं होता है. तो ये सारी चीज़ें, फ्रेंचाइजी अगर हॉस्पिटल्स में आप चले जाओ तो वो बेनिफिट वहाँ पर ज़्यादा होता है. तो इसकी वजह से भी इनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. इनको जो रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो इसकी वजह से भी वो थोड़ी सी माउथ पब्लिसिटी हो रही है. इन्होंने अपने मार्केटिंग कॉस्ट को कम किया है. मोस्टली देखोगे इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो मनीष आचार्य जी चलाते हैं. और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि बहुत सारे जगह पे जाते हैं, मेरठ हो, दिल्ली हो, पुणे हो, जहाँ पर एक मेडिकल कैंप वो गठित करते हैं. वो मेडिकल कैंप में मनीष आचार्य जी खुद आते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आयुर्वेदिक का महत्व क्या है, आयुर्वेदिक की तरफ से आप किस तरीके से ठीक हो सकते हो. और वहाँ पर वो अपनी माउथ पब्लिसिटी करते हैं जीना सीखो की, और जिसकी वजह से जीना सीखो को पेशेंट आ जाते हैं. अगर कोई बंदा 21 दिन के लिए जीना सीखो के हॉस्पिटल में चला जाए तो वहाँ पर उसको मेडिसिन भी बेचा जाता है, क्योंकि वहाँ को बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है. तो इन सारी वजह से जीना सीखो का एक्सपांशन हो रहा है. मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है, उनका EBITDA मार्जिन की तरफ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है. दूसरी एक चीज़ होती थी कि पहले जीना सीखो के पास गवर्नमेंट से पैसा आता था. मतलब अगर कोई पेशेंट जीना सीखो के पास आ रहा है तो वहाँ पर पैसे कमाने के 2-3 चांसेस होते हैं. या तो इसके पास इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा देगी, या तो वो कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तो
वो तो यहाँ से काम चला जाएगा, लेकिन 9 और 12 मंथ के बाद जीना सीखो को पैसा मिल गया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कैश। अगर कोई बंदा आ जाए, उसने पैसा दिया, उसने सर्विसेज ली, वो चला गया, तो अगर जीना सीखो वो इंश्योरेंस और मान लो कि इंश्योरेंस और कैश से ज़्यादा पैसा आ जाए तो उनको कैश क्रंच बहुत कम पड़ेगा, उनको बहुत उनका जो रिसीवेबल है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको 9 to 12 मंथ के बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आपको पैसा आना है तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज द गवर्नमेंट टेक्स टाइम टू रिलीज योर पेमेंट। तो ये क्या कर रहे हैं अभी, ये जो कैश वाला सेगमेंट है, इंश्योरेंस सेगमेंट है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो चीज़ है उसको कम कर रहे हैं, जिसको कम करने से उनके पास रिसीवेबल अच्छा आ जाता है, इनकी ROE बढ़ती है। अगर आप मान लो तो लगभग 70% क्या कुछ ROE का नंबर है, ROC का नंबर 73% है, विच इज़ वेरी हाई इन दिस इंडस्ट्री। और जो भी एक्सपांशन अभी तक इन कंपनियों ने किया है, ना उन्होंने कहीं डेट उठाया है, ना उन्होंने कहीं QIP किया है, ये सारे करने के बावजूद भी अपने इंटरनल एक्यूरेट से इन्होंने अपने बेड कैपेसिटी को अभी तक एक्सपांड किया हुआ है, अपने हॉस्पिटल को वो चला रहे हैं। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जीना सीखो जैसी कंपनी बहुत अच्छे पैमाने के ऊपर कर रही है। कॉल में हालांकि उनको एक सवाल पूछा गया कि आप तो अभी तक 2600 बेड तक पहुंचे हो, तो वाई डोंट यू रिवाइज अ टारगेट ऑफ ऑपरेशनल बेड्स फॉर दिस FY26। लेकिन मनीष आचार्य जी ने वही कहा कि आई डोंट वांट टू गो फास्ट एंड देन हैव एन एक्सीडेंट, रादर देन आई विल गो स्लो, बिकॉज वट एवर द गाइडेंस वी हैव गिवन, वी आर ऑन टू द टॉप एंड वी विल सी हाउ इट गोज। बिकॉज क्या होता है कि जीना सीखो के बाद अगर पूरा ऑपरेशनलाइज करना है तो एक पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ता है, 20-25 दिन रहना पड़ता है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होती है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके दिल में दर्द है तो कोई इंजेक्शन लगा दिया, आपके पास बहुत सारे ट्रीटमेंट करा दिया, हार्ट की सर्जरी करा दी, देन एवरीथिंग गोज वेल। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ये ट्रीटमेंट क्योर के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से इसको थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो मनीष आचार्य जी ने डिक्लाइन किया कि ऑपरेशनल बेड की जो नंबर है उनको वो आगे तक नहीं बढ़ाना चाहते। वे विल सी द सिचुएशंस। दूसरी चीज़ कि उनका जो अगर आप देखोगे लगभग अभी तो 3 नए हॉस्पिटल्स उन्होंने खोले हैं, 5 न्यू फैसिलिटीज़ उनकी इसमें ऐड होने चली जा रही है, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से काम चल रहा है। और दूसरी चीज़ उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि चंदन गुरुकुल, अगर आपने देखा होगा, चंदन हेल्थ केयर करके एक कंपनी है जहाँ पर QIP हुआ था, और उसमें मनीष आचार्य जी ने अपना स्टेक, जीना सीखो ने चंदन हेल्थ केयर में अपना स्टेक लिया था। चंदन हेल्थ केयर क्या है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर है। अगर मान लो कि आप जीना सीखो के हॉस्पिटल में चले गए, तो अगर डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ब्लड टेस्ट करनी है, तो आपको बाहर जाके कहीं आपकी ब्लड टेस्ट करनी होगी। तो अभी क्या किया है, ये जीना सीखो ने चंदन हेल्थ केयर में जो स्टेक खरीदा है, उसके हिसाब से अगर जीना सीखो का कोई पुणे में हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर कोई पेशेंट जाता है तो उनकी ही फैसिलिटी में चंदन हेल्थ केयर का वहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, जहाँ पर आपका BP चेक किया जाएगा, शुगर चेक किया जाएगा, और वहाँ पर आपको रिजल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर जितने भी ये जीना सीखो के हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर चंदन हेल्थ केयर का वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर लगेगा। इससे विन विन सिचुएशन है, चंदन हेल्थ केयर को भी फ़ायदा होगा, और इन जीना सीखो को तो होगा ही होगा, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल के नीचे पेशेंट को सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो पेशेंट विल ऑलवेज गिव द माउथ ऑफ मार्केटिंग टू द समवन एल्स हु इज़ न्यू पेशेंट टू द जीना सीखो एज वेल। और एक ही छत के नीचे आपका डायग्नोसिस हो रहा है, आपका अच्छी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, और आपको आयुर्वेदिक चीज़ें मुहैया किया जा रही है, तो जिसकी वजह से जीना सीखो इज़ ऑलवेज इन द विन विन पोजिशन। तो इस चंदन हेल्थ केयर के डील की वजह से भी जीना सीखो में उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में उनको बहुत ही अच्छा रेवेन्यूज़ की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रह पाएगी। एंड मनीष आचार्य लुक टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ हिज रेवेन्यू गाइडेंस फॉर द FY26, एंड ही इज़ एबल टू अचीव दैट। एंड देयर मेन इंटेंशन गोइंग फॉरवर्ड इज़ टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन, द बेड यूटिलाइजेशन। अभी तो कुछ 60-65 का यूटिलाइजेशन होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब 100 बेड अवेलेबल है लेकिन 65 यूज़ किए जाते हैं। उनका कहना है ये नंबर हमें किस तरीके से 85 की तरफ लेके जाना है। अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उनको अच्छी तरीके से फ़ायदा भी होगा। अगर आप मोटा मोटी यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करो तो उनको कितना 2.5 और 3 करोड़ लगता है अगर नई बेड की कैपेसिटी को ऐड करने के लिए, क्योंकि आई थिंक 2.5 करोड़ ही लगता है। लेकिन अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करो तो
लगभग इनका ब्रेक इवन आने के बाद, अगर मैंने एक हॉस्पिटल जीना सिको ने खड़ा कर दिया तो लेस दैन 12 to 18 मंथ में उनका ब्रेक इवन आ जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब जितना भी उन्होंने पैसे डाले हैं वो सब रिकवर हो जाते हैं 12 to 18 मंथ्स में, बाकी सब तो प्रॉफिट ही आगे आने वाले समय में, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप उसमें देखोगे कि ये लोग क्या करते हैं, ये टाइप भी करते हैं, फ्रेंचाइजीज भी करते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आ जाती है। थोड़ा फ्रेंचाइजी ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू उठाती है, ये डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा इनको फ़ायदा होता है, क्योंकि सारे पैसा ये अपने पॉकेट से नहीं देते हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ से भी आ जाता है, मतलब दे आर ऑल्सो गिविंग द बैक। तो ये भी एक नुआंसेस इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि जहाँ पर उनका कॉस्ट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है, मार्केटिंग कॉस्ट को कम किया है, यूट्यूब चैनल्स खोले हैं, इंस्टाग्राम खोले हैं, जितना हो सके वो माउथ मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी कोई चंदन हेल्थ केयर में आएगा तो वहाँ पर उसको फ्री एक ब्लड टेस्ट दिया गया है, जहाँ से भी सामान्य लोगों को उसको हेल्प होगी। तो जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंसेस है, जिस तरीके से बिजनेस मॉडल है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस कंपनीज कंटिन्यू टू डू वेल। और बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। आपने देखा होगा कि इंडिया में देर इज़ अ ह्यूज नीड ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, एंड जैसे जैसे हमारी जनता थोड़ी सी ओल्ड होती चली जा रही है, हॉस्पिटल स्पेस लुक्स टू बी अट्रैक्टिव। उससे थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि वो, अगर नॉर्मल हॉस्पिटल की बात करूँ, जुपिटर की बात करूँ या यथार्थ की बात करूँ, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम है कि आपको सारा पैसा जो है वो फेंकना पड़ता है इन ऑर्डर टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल। अभी इन लोगों ने एक अच्छी चीज़ की है कि नया हॉस्पिटल बनवाने से ज़्यादा अगर कोई बिल्डिंग है किसी के पास तो उनको लीज पे ले लेते हैं और वहाँ से उस तरीके से करते हैं। नई बिल्डिंग लगाने के लिए टाइम भी लगता है, पैसा भी बहुत जाता है, इसलिए जो बिल्डिंग खड़ी है उसको ही कन्वर्ट करो, वहाँ पर हॉस्पिटल बना दो। आई थिंक दैट्स मोर मेक सेंस ऑन द इकोनॉमिकल फ्रंट। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है, लेकिन हेल्थ केयर में वो एक फ़ायदा है कि वहाँ पर कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर आप पेट शुद्ध की, अगर आप यकृत पेट शुद्धि की अगर दवाई ले लो, वो सस्ती भी आ जाती है और उसको बनाने का खर्चा भी कम होता है। और जीना सिको जैसी कंपनी थर्ड पार्टी के पास जाके मैन्युफैक्चर करके वो फिर यहाँ लाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आरओई का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अगर आप इसके आरओई देखो तो 60% के ऊपर तो इनकी आरओई रहती है, तो आरओई का नंबर ज़्यादा है और ग्रोथ का नंबर और आरओई का नंबर सेम है, इसकी वजह से भी फ़ायदा होता है। अगर आप मान लो कि पिछले 3 सालों से कंपनी ने 45 से लेकर 50% का ग्रोथ किया है, मतलब ये एक 50% का इंजन है। अगर मैं मोटा मोटी वैल्यूएशंस की बात करूँ तो 7,500 7,800 करोड़ की कंपनी है। अगर मैं H1 की बात करूँ तो उन्होंने कितना रेवेन्यू किया, 363 करोड़ का रेवेन्यू किया। और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो लगभग इस कंपनी ने अभी तक 100 करोड़ किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो 200 करोड़ करेंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं 7,800 को डिवाइड बाई 200 करूँ तो लगभग 40 का फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन आता है, 40-50। तो मतलब एक लो ग्रोथ हाई इंजन की तरफ से अभी ये कंपनी हाई ग्रोथ हाई इंजन की तरफ चली जा रही है। हालांकि थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट रिजल्ट दैट आई हैव सीन in this Q2, and hope you like this analysis about this video, because this will give the motivation for me. Please like, share and subscribe to this channel to bring you new this kind of topics, and I'll be again coming out in the next video about my some programs which can help you to grow yourself as an investor. So keep learning, keep enjoying yourself with this equity research. It's a great field to have in. So I hope you like this video about जीना सीखो. There's no negative which I can say. Negative only था कि operational bed को तो अगर ज़्यादा बढ़ा देते तो अच्छा रहता, बिकॉज नॉर्मली ऑपरेशनल बेड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ग्रोथ, जैसे मैंने बताया वीडियो में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑन ट्रैक ही लगती है। जो गाइडेंस कंपनी दे रही है उसको कर रही है, नई नई फ्रेंचाइजीज को अपने फ्रेंचाइजी दे रही है। और एक बात मैं भूल गया, ये एक 1 लाख एक कैपेसिटी का एक फार्मेसी चेन इंडिया में है जिसके पास वो टाइप कर रहे हैं, मतलब वो फार्मेसी 1 लाख फार्मेसीज इंडिया में अवेलेबल है। तो वहाँ पर अगर इनके प्रोडक्ट्स उस फार्मेसी में रहेंगे तो देर इज़ हाई चांस दैट देयर सेल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये भी मनीष आचार्य जी बहुत अच्छी तरीके से कर रही। सो दैट वाज वेरी गुड थिंग्स। यू शुड रीड दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ मनीष आचार्य इज टर्निंग दिस वॉल्यूम अप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु वुड लाइक विन मोर इंटरेस्टेड about equity research, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the new update, with the new excitement companies. तब तक थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।